अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम जिक्र करने वाले हैं प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, जिसका कोर्स कोड CC112 है। पंजाब यूनिवर्सिटी के सेकंड सेमेस्टर का BScs का ये एक कोर्स है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के नाम से। तो इसका एक पास पेपर है 2024 का। इसमें हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, इसके एक पास पेपर को। अगर हम क्वेश्चन पेपर देखें तो इसमें हमें दो पोर्शन नज़र आते हैं। एक पहला है जिसमें आपने आउटपुट बतानी है, यानी ये जो प्रोग्राम्स मेंशन हैं इनकी आउटपुट बतानी है। तो इसमें यहाँ पे 5x6 यानी 5 ये क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन के 6 नंबर हैं, तो 30 नंबर का ये पोर्शन है। और ऐसे ही हमारे पास सेकंड है जिसमें 3 क्वेश्चन स्टेटमेंट्स हैं, आपने वो प्रोग्राम्स के कोड जो है वो लिखने हैं। तो बेसिकली एफिलिएटेड कॉलेजेस में यहाँ पे जो परसेंटेज होती है वो 40-60 की होती है। 40 मार्क्स कॉलेज जो है वो लगाता है और 60 मार्क्स का जो फाइनल है वो यूनिवर्सिटी से बन के आता है। तो ये फाइनल पेपर है एक 60 मार्क्स का। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इसमें प्रोग्राम 1 बताया गया है। कहते हैं जी 4 वेरिएबल्स हैं, इंटीजर A, B, C एंड D। उनकी कुछ वैल्यूज़ हैं। A की वैल्यू 6 है, B की वैल्यू 12 है, C की वैल्यू 2 है, D की वैल्यू 8 है। तो ये 3 सी आउट स्टेटमेंट्स हैं। कहते हैं जी इनकी आउटपुट आपने बतानी है हमें क्या आती है। तो हम हमारे जो ID है उस पर मूव करते हैं। टाइम को सेव करने के लिए मैंने ये कोड पहले से लिख रखा है, ठीक है। अब साथ साथ हम मेंशन करते जाते हैं कि हर एक स्टेप पे क्या कुछ चेंजिंग आ रही है। आपको जब भी किसी भी प्रोग्राम की आउटपुट बतानी हो तो बेसिकली आप ड्राई रन का सहारा लेते हैं। मींस आप अपने आप को कंपाइलर कंसीडर करते हैं और हर एक स्टेप पे देखते हैं कि इन वेरिएबल्स की वैल्यू में क्या कुछ चेंजिंग आ रही है। तो हमारे पास यहाँ पे 4 वेरिएबल्स हैं, A है, B, C एंड D। यहाँ पे देखिए प्लस प्लस ऑपरेटर यूज़ किया गया। ये एक यूनरी ऑपरेटर है जिसको इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं। इसकी दो नोटेशंस होती हैं, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स। हमारे पास अगर ये ऑपरेटर इस ऑपरेंड से पहले आ जाए तो इसको कहते हैं प्रीफिक्स नोटेशन, सेम वाइज जैसे B के ये पहले है। और अगर ये ऑपरेंड के बाद में आए, जैसे ये A के बाद में है, तो इसको हम कहते हैं पोस्टफिक्स नोटेशन। पोस्टफिक्स नोटेशन में आप उस वेरिएबल की पुरानी वैल्यू यूज़ करते हैं, लेकिन जैसे ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी तो उसके बाद इसकी वैल्यू अपडेट हो जाएगी, यानी इंक्रीमेंट हो जाएगी, इसकी वैल्यू को बढ़ा दी जाएगी। जबकि प्रीफिक्स में आप पहले उसकी वैल्यू बढ़ाते हैं और उसकी अपडेटेड वैल्यू ही यूज़ करते हैं। तो सेम वाइज हम यहाँ पे ये करेंगे। यहाँ पे मैं साथ एक कमेंट दे देता हूँ ताकि आसानी से समझ आ जाए। A की वैल्यू कौन सी यूज़ होगी? A की वैल्यू जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है, A की वैल्यू है 6, ठीक है। इसके बाद उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, ऑब्वियसली 6 से 7 हो जाएगी, लेकिन फिलहाल के लिए क्या है 6। उसके बाद प्लस जहाँ पे ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस सेम हो फिर एसोसिएटिविटी देखी जाती है। ये मेजॉरिटी ऑफ द टाइम लेफ़्ट टू राइट होती है। ये टेबल एक सेपरेट मैं मेंशन कर दूंगा। तो यहाँ पे A की वैल्यू एवेलुएट होगी, प्लस एक बाइनरी ऑपरेटर है, मीन्स उसको जो दूसरी वैल्यू है वो भी चाहिए होगी, साथ दूसरा जो ऑपरेंड है वो चाहिए होगा। तो B की हम अपडेटेड वैल्यू यूज़ करेंगे। क्यों? B में जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है वो प्रीफिक्स नोटेशन में है, यानी B की अभी वैल्यू है 12, तो वो उसकी अपडेटेड वैल्यू यूज़ करेगा, दैट इज़ 13, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का साइन आ गया और C की जो अभी एग्जिस्टिंग वैल्यू है वो है 2 और माइनस D की जो वैल्यू है वो है 8। अब अगर आप इसको देखें 6 + 13 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 8, ये हमारे पास वैल्यूज़ मौजूद हैं। इनमें अगर हम फार्मूला देखें तो फार्मूला होता है बोर्ड मैथ्स का, पहले ब्रैकेट्स आती हैं, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग हमें पहले क्या करना है, पहले हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है क्योंकि उसकी प्रायोरिटी हाई है। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 13 × 2 करेंगे तो वो क्या बनेगा 26 बनेगा। यानी मैं इसको कह सकता हूँ ये बराबर किसके आएगा, ये आएगा 6 + 26 - 8। अब इसके केस में प्लस एंड माइनस की प्रायोरिटी सेम है, ये सेम लेवल पे आते हैं, तो एसोसिएटिविटी देखी जाएगी, यानी इस एक्सप्रेशन को लेफ़्ट टू राइट एवेलुएट करेंगे। तो लेफ़्ट टू राइट एवेलुएट करेंगे तो पहले इसमें क्या होगी, पहले एडिशन आएगी, उसके बाद में सब्ट्रैक्शन होगी। तो ये इक्वल आ जाएगा 26 + 6 32 और -8। तो जो इसका रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा 24। सेकेंड लाइन की तरफ मूव करते हैं, यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे हम देखें
हमें नज़र आ रहा है C++। अब अच्छा ज़रा ना हायरार्की का ख्याल रखिएगा, जब आप लाइन नंबर 6 एग्जीक्यूट कर चुके हैं तो लाइन नंबर 7 में इन्हीं वेरिएबल्स की अपडेटेड वैल्यू यूज़ होगी, ठीक है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है ब्रैकेट्स हैं यहाँ पे, तो ब्रैकेट्स की प्रायोरिटी सबसे हाई होती है, यानी पहले आपको इनर ब्रैकेट्स जो हैं, इनर पैरेंथेसिस वो वैल्यूएट करनी है, उसके बाद आप आउटर की तरफ मूव करेंगे। तो हमारे पास इनर पैरेंथेसिस में है b-t। b की वैल्यू 12 थी, लेकिन जब ये लाइन एग्जीक्यूट हुई तो उसकी वैल्यू अपडेट होकर क्या आ चुकी है, 13 हो चुकी है। यानी हमारे पास जो एक्सप्रेशन नज़र आएगा उसमें c की पुरानी वैल्यू यूज़ की जाएगी प्लस प्लस, या अभी फ़िलहाल के लिए इसको आप c रहने दें, तो हम कहते हैं जी फॉर एग्जांपल c डिवाइडेड बाय ब्रैकेट्स के अंदर b की जो अपडेटेड वैल्यू है वो 12 से क्या हो चुकी है, 13 हो चुकी है। यानी पहले वाली जो 6th लाइन है वो एग्जीक्यूट होने के बाद, उसके बाद माइनस के बाद क्या है, b-d। तो d की जो वैल्यू इसमें से माइनस कर दें, d में कोई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं हुआ, तो d रिमेन्स द सेम 8, ठीक है। अब ये इनर ब्रैकेट्स थी, ये पहले वैल्यूएट होंगी, तो हम कह सकते हैं ये बराबर आएगा किसके, c की जो एग्जिस्टिंग वैल्यू, c की एग्जिस्टिंग वैल्यू क्या है, c की एग्जिस्टिंग वैल्यू है 2। अब आल्दो इस 7th लाइन के एग्जीक्यूट होने के बाद c की वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी वो 2 की बजाय 3 हो जाएगी, लेकिन फिलहाल के लिए क्या है 2। तो हम कहते हैं 2 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट्स के अंदर आ जाएगा 13 माइनस 8। अब 13 माइनस 8 का रिजल्ट क्या आएगा, 5, ठीक है, 2 डिवाइडेड बाय 5। अब 2 डिवाइडेड बाय 5 का रिजल्ट क्या आएगा, 0.4 समथिंग कुछ ऐसे करके। देखें अब इसकी आउटपुट क्या शो होगी स्क्रीन के ऊपर, आउटपुट शो होगी 0। उसकी वजह क्या है, मैं चलें पहले इसको यहाँ पे कमेंट कर दूँ ताकि कंसीडर, ठीक है, 0। उसकी वजह क्या होगी, देखिए हमारे पास जब एक एक्सप्रेशन आता है तो एक्सप्रेशन की डाटा टाइप क्या होती है, उसमें मौजूद डिफरेंट ऑपरेंड्स होंगे, उनमें से सबसे बड़ी डाटा टाइप वाला जो ऑपरेंड है एक्सप्रेशन की डाटा टाइप भी वही होगी। अब यहाँ पे हमें जो चारों नज़र आते हैं वेरिएबल्स, वो चारों इंटीजर टाइप के हैं, तो जो आउटपुट होगी वो भी इंटीजर होगी। तो इंटीजर जो है वो फ्रैक्शनल पॉइंट होल्ड नहीं करता, यानी 0.4 को वो 0 कंसिडर करेगा, तो आउटपुट 0 शो होगी। थर्ड लाइन जो है हमारे पास वो यहाँ पे है a प्लस इक्वल टू b, यानी आप इसको ये कह सकते हैं कि हमारे पास ये है a इक्वल टू a प्लस b, और इसका मॉडुलस है a के साथ मल्टीप्लाई है c, ठीक है। ये यानी a इज़ इक्वल टू a प्लस बी का जो मतलब है वो यही है, a प्लस इक्वल टू b, ये उसकी कंपाउंड असाइनमेंट नोटेशन है। तो इसको आप अगर एवेलुएट करना चाहें तो क्या होगा, इसमें हमारे पास जो b मॉडुलस a है वो सबसे पहले एवेलुएट होगा, तो b मॉडुलस a करेंगे, यानी इसकी प्रायोरिटी सबसे हाई है। आप b की जो एग्जिस्टिंग वैल्यू उसको कंसिडर करें और a की जो एग्जिस्टिंग वैल्यू उसको कंसिडर करें, तो हम कहते हैं नहीं, b की जो अभी एग्जिस्टिंग वैल्यू है वो हमारे पास b की बढ़ चुकी है, यानी पहले 12 थी तो अभी 13 हो चुकी है। यानी b मॉडुलस अगर आप a करते हैं तो b की जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है वह है 13, और इसका मॉडुलस लेते हैं आप किसके साथ, a के साथ। a की क्या वैल्यू है, a की वैल्यू 6 थी, लेकिन आल्दो वो पोस्ट फिक्स नोटेशन थी, लेकिन उस लाइन के बाद उसकी वैल्यू अपडेट हो चुकी है, 6 से क्या हो चुकी है 7, तो हम कहते हैं 13 मॉडुलस 7। तो 7 1s are 7, जो रिमेनिंग वैल्यू बचेगी वो क्या हो जाएगी 6, ठीक है। मॉडुलस क्या होता है, आप उस नंबर को डिवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल 13 को 7 पे तकसीम करते हैं, तो जो बाकी वैल्यू बचती है वो बेसिकली उसका रिमाइंडर। तो हम अगर 13 को 7 पे तकसीम करें तो पीछे 6 बचता है, तो ये 6 उसका क्या है, रिमाइंडर है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, a के साथ इसकी जो बाकी कैलकुलेशन है वो करनी है। तो हम कहते हैं जी इसका जो रिज़ल्ट आया है उसको a के साथ ऐड करें, यानी हम लिखेंगे 7 + 6 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ c की वैल्यू। तो c की वैल्यू क्या हो चुकी है, अपडेट हो चुकी है। ये लाइन एग्जीक्यूट होने के बाद सी की वैल्यू 2 की बजाय क्या हो चुकी है, 3 हो चुकी है। तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो एक्सप्रेशन की अभी वैल्यू आई है 7 + 6 × 3, तो इसकी क्या वैल्यू आएगी।
अब आप जानते हैं बोर्ड मैथ्स के रूल के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लिकेशन होगी, उसकी प्रायोरिटी हाई है। ये ऑपरेटर ऐसा है जिसकी प्रायोरिटी हाई है। तो 6 3 ज़ार 18, तो हम कहते हैं 7 + 18 = 25। तो जो आउटपुट हमें शो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? 24 0 25। तो इसको रन करके देखते हैं एक दफ़ा। ठीक है, 24 0 25। तो यही वैल्यूज़ हमें शो हो रही हैं और हम एक्सपेक्ट भी यही कर रहे थे। अच्छा जी, इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो कुछ ये है। होपफुली ये कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये भी मैं आपके साथ इसका लिंक शेयर कर दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। प्रोग्राम 2 है, वो कहते हैं जी यहाँ पे एक मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन के अंदर आपने बूलियन टाइप के कुछ वेरिएबल्स बना रखे हैं। बूलियन फ्लैग t = ट्रू, फ्लैग f = फॉल्स, यानी दो फ्लैग बनाए हैं, दो बूलियन टाइप के वेरिएबल्स हैं। बूलियन जिसमें येस नो ट्रू फॉल्स की फॉर्म में वैल्यू दी जाती हैं। तो ये ट्रू है और एक ही है फॉल्स। फिर वो कहते हैं जी फ्लोट f1 उसकी जो वैल्यू है वो 0.001 f है, f इज़ फॉर फ्लोट, और f2 की जो है वो 0.1 है। मैं आपको आईडी पे मूव करवाता हूँ। तो हमारे पास दो फ्लैग जो हैं वो वेरिएबल्स हैं बूलियन टाइप के, एक ट्रू है दूसरा फॉल्स है। फ्लोट टाइप के दो वेरिएबल हैं, पहला है 0.001 और अगला है f2 जो है वो 0.1 है। कहते हैं इफ़ f1 - f2। देखें ये जो इफ़ की बॉडी के अंदर कंडीशन, इफ़ का अगर आप फ्लो चार्ट देखें तो कहते हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ कंडीशनल कंस्ट्रक्ट्स हैं। तो जब ये एवेलुएट करेगा तो देखेगा कि अगर तो इसकी ये पैरेंथेसिस के अंदर जो रिज़ल्ट है, एक्सप्रेशन लिखें या कोई वैल्यू लिखें, वो ट्रू आ जाए। ट्रू से मुराद होती है कोई नॉन ज़ीरो वैल्यू वो आ जाए। तो इसके केस में वो क्या करेगा, इसको एवेलुएट करेगा। ये आप इसको देखेंगे एवेलुएट करके तो आई थिंक ये छोटी वैल्यू है और ये बड़ी है, तो मीन्स के माइनस में कुछ वैल्यूज़ आएंगी, नॉन ज़ीरो पे वैल्यू आ जाएगी, मीन्स के ये इसकी बॉडी के अंदर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे है फ्लैग f एंड फ्लैग ट्रू। अब ये लॉजिकल एंड ऑपरेटर क्या काम करता है, इसके लिए ज़रूरी है कि दोनों ऑपरेंड्स ट्रू हों। ठीक है, ट्रू एंड ट्रू विल यील्ड द रिजल्ट ट्रू। इनमें से कोई एक भी फॉल्स होगा तो वो फॉल्स रिजल्ट लेके आएगा। तो हम कहते हैं ये है फ्लैग f। फ्लैग f क्या है, जो फॉल्स है। आप इसके साथ अगर आप लॉजिकल नॉट ऑपरेटर लगाते हैं तो ये इसको रिवर्स कर देगा, यानी कि फॉल्स की बजाय क्या हो जाएगा, ट्रू। तो इसको कंसिडर करें ट्रू एंड, और ये ट्रू था तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो हम कहते हैं ट्रू एंड फॉल्स मीन्स के फॉल्स, इनमें से एक फॉल्स होगा तो ऑब्वियसली वो फॉल्स हो गया। अब ये फॉल्स है एंड हमारे पास ये जो वैल्यू है, ये जो ऑपरेटर है इसको कहते हैं लॉजिकल और ऑपरेटर। लॉजिकल और ऑपरेटर क्या काम करता है, वो कहता है इन दोनों में से अगर आपके पास कोई भी और आ जाए, यानी दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो गया तो वो ट्रू कंसिडर करेगा। ये तो फॉल्स हो गया हमारे पास, अब इसमें से अगर ट्रू हो जाए तो ये इसको ट्रू कंसिडर कर लेगा इस पूरे एक्सप्रेशन में से। तो यहाँ पे देखते हैं स्टार्टिंग पे कहते हैं जी फ्लैग f। फ्लैग f है फॉल्स, तो नॉट फॉल्स मीन्स के ट्रू। ठीक है, नॉट ट्रू, नॉट फॉल्स मीन्स के ट्रू, एंड जो ट्रू है वो ट्रू है। तो कहते हैं जी ट्रू एंड ट्रू, और उसको नेगेट कर दिया गया है, मीन्स के वो ट्रू की वैल्यू क्या कर दी गई है, फॉल्स। तो फॉल्स और फॉल्स दोनों ही फॉल्स हैं, तो ब्रैकेट्स नहीं लगाई तो उसकी अगली लाइन इसकी बॉडी कंसिडर होगी इस इफ की, तो ये वैल्यूएट नहीं होगा, यानी जो आउटपुट हमें शो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, ये डॉलर सॉरी हैश सिंबल जो है वो शो होना चाहिए। तो इसको एक दफ़ा रन करते हैं। ठीक है, हमें हैश सिंबल जो है वो नज़र आ रहा है। तो आपको जस्ट बीइंग अ कंपाइलर अपने आप को कंपाइलर समझे, लाइन बाय लाइन इस एक्सप्रेशन को जो है वो एवेलुएट करते जाएं, और ये काम करने से पहले एक दफ़ा जो ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी है, प्रेसिडेंस है, वो ज़रा एक दफ़ा रिवाइज कर लीजिएगा तो आसानी हो जाएगी। अगला हमारे पास क्वेश्चन है प्रोग्राम नंबर 3। तो कहते हैं ये एक मेन मेथड है। मेन मेथड के अंदर आपने एक करेक्टर टाइप का वेरिएबल ग्रेड है, उसको वैल्यू असाइन कर रखी है c। तो मूव करते हैं हमारे आईडी पे, ये है प्रोग्राम नंबर 3। तो कहते हैं हमारे पास ये मेन मेथड है, हमने करेक्टर टाइप का एक वेरिएबल, उसको हमने जो है वो ग्रेड उसका नाम है, c वैल्यू असाइन कर रखी है, c करेक्टर असाइन कर रखा है। स्विच स्टेटमेंट है, ये करेक्टर रिसीव करती है। यहाँ पे कुछ केसेस हैं a b c d, ठीक है, और ये डिफ़ॉल्ट केस है। कहते हैं अगर वो करेक्टर जो असाइन किया गया है वो a हो तो 80 प्रिंट कर दें, वो b हो तो 70 प्रिंट कर दें, c हो तो ये प्रिंट कर दें। तो ऑब्वियसली हमें नज़र आ रहा है कि ये
जो ग्रेड है वो सी असाइन किया गया इसे, और यही हमने वेरिएबल यहाँ पे पास किया स्विच स्टेटमेंट में। तो स्विच स्टेटमेंट मूव करती जाएगी, ए पे देखेगी क्या जो ग्रेड है वो ए है, नहीं, तो फिर आगे मूव कर जाएगी, क्या बी है, नहीं, फिर आगे मूव कर जाएगी, फिर देखेगी क्या सी है। तो जैसे ही उसको मैचिंग केस मिलेगा तो ये वैल्यू प्रिंट करेगी और साथ ही ब्रेक कर जाएगी, यानी बाकी केसेस फिर वैल्यूएट नहीं होंगे। तो हमें जो वैल्यू शो होगी वो क्या होगी, 60। इसको रन करते हैं एक दफ़ा, तो हमें वैल्यू शो हो रही है 60। ठीक है, सिंपल इज दैट। ये स्विच स्टेटमेंट थी, आपने सिंपल केस मैच किया और उसकी वैल्यू को प्रिंट करवा दिया। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अच्छा जी, ये हमारे पास एक प्रोग्राम है, वो कहते हैं जी प्रोग्राम नंबर 4, आपने एक करेक्टर डिक्लेयर कर रखा है, करेक्टर है ए, आप कहते हैं जी इंटीजर i इज इक्वल टू 10 वाइल i इज़ लेस और इक्वल टू 15 एंड करेक्टर इज़ नॉट इक्वल टू 99। मैं ज़रा ID पे मूव करवाता हूँ आपको, यहाँ पे ये हमारा कंपाइलर है। तो कहते हैं जी हमारे पास एक करेक्टर है a, एक इंटीजर है i इज इक्वल टू 10। तो कहते हैं जी जब तक हमारे पास ये जो i की वैल्यू है ये लेस और इक्वल टू 15 रहती है, एंड आप देखें ये अगेन लॉजिकल एंड ऑपरेटर मींस इसके लिए इसका ट्रू होना और इसका ट्रू होना, दोनों का ट्रू होना ज़रूरी है। एक भी फॉल्स होगा तो ये एंड कर जाएगा, यानी इसको मूव नहीं करेगा, अपनी बॉडी में एंटर नहीं होगा वाइल लूप की। तो कहते हैं आई की वैल्यू एग्जिस्टिंग क्या है अभी, 10 इज़ लेस दैन 15, एक ट्रू हो गया, एंड करेक्टर इज़ नॉट इक्वल टू 99। अब करेक्टर का कैसे पता चलेगा कि ये 99 है या नहीं, करेक्टर तो ए है। अब इसकी आस की वैल्यू देखेंगे, आस की वैल्यू के लिए मैंने यहाँ पे एक सिंपल सी लाइन लिखी है, मैंने कहा सी आउट द वैल्यू ऑफ द करेक्टर एज ए इंटीजर इज इंट ऑफ सी टाइप कास्टिंग। ठीक है, आप एक करेक्टर डेटा टाइप को इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए सिंपली आप टाइप कास्टिंग यूज़ कर सकते हैं। ये एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग होगी, आप खुद से कर रहे हैं। तो करेक्टर की आस की वैल्यू इंटीजर में क्या होगी वो स्क्रीन पे प्रिंट करवा देगा। हमें चलें ये भी लाइन चाहिए तो हम इसको भी कर लेते हैं, वो आपको दिखा देगा कि इसकी वैल्यू क्या आती है। तो एक ही जो वैसे आस की वैल्यू होती है वो तकरीबन 97 होती है। वाइल आई इज़ लेस दैन 15, आई की वैल्यू है 10 इज़ लेस और इक्वल टू 15, कंडीशन ट्रू, एंड करेक्टर इज़ नॉट इक्वल टू 99। 97 जो कि इसकी वैल्यू है ए की, जो कि इस करेक्टर को साइन की गई है, 97 इज़ नॉट इक्वल टू 99, दोनों ट्रू हो गए, ट्रू एंड ट्रू ट्रू। तो यहाँ पे आएगा करेक्टर की वैल्यू एक बढ़ा देगा जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है, और आई की वैल्यू एक कम कर देगा। आई की एग्जिस्टिंग वैल्यू 10 है तो ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, फिर कॉमा प्रिंट होगा, और फिर करेक्टर जो कि पहले ए था तो उसमें +1 होने के बाद यानी वो 97 से 98 हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, ऐसे ही एंड एल होगा, न्यू लाइन पे जाएगा, दोबारा से यहाँ पे चेक करेगा, आई की एग्जिस्टिंग वैल्यू क्या है, 9 है, 9 इज़ लेस देन और इक्वल टू 15, कंडीशन ट्रू, एक ट्रू हो गया, एंड अब यहाँ पे आएगा हमारे पास पहले वो 97 था, आपने उसको बढ़ा के 98 कर दिया। अब ये चेक करेगा कि क्या 98 99 के बराबर है, ऑब्वियसली बराबर नहीं है। ठीक है, नॉट इक्वल टू आप चेक कर रहे हैं, तो ये भी ट्रू हो गया, ट्रू एंड ट्रू ट्रू। तो करेक्टर की वैल्यू एक अगेन बढ़ जाएगी और आई की वैल्यू एक कम हो जाएगी। तो जो पहले 9 थी अब क्या हो चुकी है 8, तो ये क्या करेगा, उसको प्रिंट करेगा, फिर कॉमा और करेक्टर की वैल्यू एक बढ़ा के, यानी वो पहले बी थी तो अभी क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी। इसके बाद जब आपने वैल्यू बढ़ा चुके हैं, उसकी वैल्यू एक इंक्रीज़ कर चुके हैं, तो यहाँ पे ये चेक करेगा, उसकी वैल्यू कम करके 7 इज़ लेस और इक्वल टू 15, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, लेकिन ये सेकंड वेरिएबल इस दफ़ा वैल्यूएट होगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। 99 नॉट इक्वल टू 99, 99 इज़ इंडीड इक्वल टू 99, तो यहाँ पे ये फॉल्स हो जाएगी और ये दोबारा बॉडी में नहीं जाएगा, हमें स्क्रीन के ऊपर ये सिर्फ दो ही वैल्यूज़ प्रिंट होती नज़र आएंगी। तो इसको एक दफ़ा रन करते हैं। ठीक है, 9 फिर बी 8 और सी, क्योंकि आई की वैल्यू हर दफ़ा कम हो रही है और जो करेक्टर है उसकी वैल्यू बढ़ रही है। वो पहले ए था तो उसने बी कर दिया, फिर बी से उसको सी कर दिया, लेकिन जैसे सी तक पहुंचा, सी की जो एक्चुअल वैल्यू बनती है वो बनती है 99। आपने कहा 99 इज़ नॉट इक्वल टू 99, तो वो फॉल्स कर गई। ये मैंने द वैल्यू ऑफ करेक्टर इज़ एज ए इंट इज़ 97, ये आपको शो भी हो गया। ये बस आपकी क्लियरेंस के लिए कि इस करेक्टर की क्या वाकई ये आस की वैल्यू बनती है या नहीं। उसके बाद हमारे पास 5th क्वेश्चन है, प्रोग्राम है, आपने दो जो फंक्शंस हैं ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ऐड के अंदर जो वेरिएबल्स हैं वो बाय रेफरेंस पास हो रहे हैं,
सब्ट्रैक्ट के अंदर जो है वो बाय वैल्यू पास हो रहे हैं। इसका ये प्रोग्राम मैंने लिख के रखा है, लेकिन ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी, इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। इसमें बहुत सी फंक्शन कॉल्स हैं, फंक्शन स्टैक्स का जिक्र किया जाएगा और रिकर्सिव कॉल्स हैं। ठीक है, देखें आप देखें एक फंक्शन है सब्ट्रैक्ट के नाम से, वो अगेन दो फंक्शंस को कॉल कर रहा है, तो इसमें थोड़ी सी कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। ठीक है, इस पर मैं एक सेपरेट डिटेल वीडियो बनाऊंगा। इससे अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कहते हैं राइट अ प्रोग्राम दैट कैलकुलेट्स एंड डिस्प्ले द सम ऑफ द कंसेक्टिव इंटीजर्स फ्रॉम द यूजर डिफाइंड स्टार्टिंग लिमिट टू द यूजर डिफाइंड एंडिंग लिमिट। आप क्या करें, यूजर से दो वैल्यू लें, स्टार्टिंग और एंडिंग, और फिर क्या करें, बोथ स्टार्टिंग एंड एंडिंग लिमिट्स आर इनपुटेड बाय द यूजर। आपने स्टार्टिंग वैल्यू वहाँ से शुरू करना है और एंडिंग तक जाना है और उसका क्या करना है, सम कैलकुलेट करना। फॉर इंस्टेंस इफ द स्टार्टिंग लिमिट इज़ 3 एंड द एंडिंग लिमिट इज़ 7, तो प्रोग्राम क्या करे, उसकी वैल्यू 3 + 4 + 5 + 6 + 7 25 जो है वो प्रिंट करवा दें। ठीक है, तो चलें जी इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। हम यहाँ पे जाते हैं, एक न्यू प्रोग्राम लिखते हैं। यहाँ पे कहते हैं जी हैश इंक्लूड मैं ये बेसिक स्ट्रक्चर मैं इसी प्रोग्राम का कॉपी कर लूँ ताकि टाइम बच जाएगा थोड़ा। ठीक है, इसके अंदर ला के पेस्ट करता हूँ। अच्छा, ये हमारा मेन मेथड है जी। हमने क्या करना है, यूज़र से दो वैल्यूज़ लेनी है, स्टार्ट की, स्टॉप की, और फिर स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग वैल्यू के साथ सम कैलकुलेट करना। तो हम जीरो से इनिशलाइज कर लेते हैं। ज़ीरो इज़ एडिटिव आइडेंटिटी, मीन्स किसी भी नंबर में ऐड करेंगे तो रिजल्ट पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर हम कहते हैं जी सी आउट एंटर स्टार्टिंग वैल्यू, तो यूज़र जो भी स्टार्टिंग वैल्यू देगा वो हम सेव करना चाहते हैं, तो हम कहते हैं सी इन, वो स्टार्ट के अंदर सेव हो जाए। फिर हम कहते हैं सी आउट एंटर स्टॉपिंग वैल्यू, तो यूज़र जो भी स्टॉपिंग वैल्यू देगा वो सेव हो जानी चाहिए, वो हम रिसीव करते हैं इस वेरिएबल के अंदर, स्टॉप के अंदर। अब हमें क्या करना है, हमें एक फ़ंक्शन को कॉल करना। ठीक है, जो फंक्शन क्या करे, ये सारे के सारा काम करें। या उन्होंने फंक्शन मेंशन किया है इसमें, दैट कैलकुलेट्स नहीं, फंक्शन नहीं है तो हम फंक्शन के बगैर काम कर लेते हैं। ठीक है, फंक्शन है तो नहीं, प्रोग्राम है। ठीक है, तो हम सिंपली हम पे फॉर लूप चलाते हैं। हम कहते हैं जी इंटीजर आई इज़ इक्वल टू स्टार्ट, यानी वो स्टार्टिंग वैल्यू जो यूज़र ने दिया वहाँ से शुरू कर दे, आई लेस और इक्वल टू स्टॉप, उसकी स्टॉपिंग वैल्यू तक जब तक नहीं पहुँच जाता आई की वैल्यू बढ़ाता जाए, और हर दफ़ा क्या करे, हर दफ़ा जो सम है उसको इंक्रीज करता जाए, सम प्लस इक्वल टू आई। ठीक है, इसका मतलब बिल्कुल यही है, सम इज़ इक्वल टू सम प्लस आई। ठीक है, यानी हर दफ़ा वो जो भी वैल्यूज़ आई की आ रही है उसको सम में ऐड करता जाए, प्रिंट करवाता जाए। जैसे ही हम इस लूप से बाहर निकलेंगे तो हम इसको प्रिंट करवा देते हैं, सी आउट दी सम इज़ सम। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि जी हमारे पास फॉर एग्जांपल वो स्टार्टिंग 3 देता है और स्टॉपिंग 7 देता है, तो 25 प्रिंट होगा। तो हम आउटपुट हमें ये पता है तो इसी को चेक कर लेते हैं, यानी सैम्पल डाटा यही ले लेते हैं। इसको रन करते हैं, कुछ भी स्टार्ट स्टॉप। ठीक है, कुछ भी दे दें, स्टार्टिंग वैल्यू 3 दे रहे हैं इसे, स्टॉपिंग वैल्यू 7 दे रहे हैं, तो वो 25 कह रहे हैं। द सम इज़ 25, मीन्स कि हमारा प्रोग्राम ठीक से काम कर रहा है। अगला प्रोग्राम है जी, कहते हैं राइट अ फंक्शन दैट कॉल्स द काउंट अकरेंस दैट टेक्स 3 पैरामीटर्स एन array of integer, its size and integer key. The function responsible for searching the array for the occurrence of the key elements and returning the total count of the occurrence found. If the key is not found in the array, the function should return -1. तो सिंपली यहाँ पे हमने क्या काम करना है, मैं एक नया प्रोग्राम बनाता हूँ, यही स्ट्रक्चर यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ।
अच्छा जी, क्या करना है हमने यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम एक अरे बना लेते हैं। हम कहते हैं जी इंटीजर अरे, उसको कोई वैल्यू पास करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी इसका साइज़ 5 हो जाएगा सिंप्लिसिटी के लिए, ठीक है। आप बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं कहता हूँ जी फॉर एग्जांपल 1 2 3 2 और फॉर एग्जांपल फिर से 2, या चले 1 कर लेते हैं, ठीक है। 5 साइज़ है तो इसमें 2 दफ़ा 1 आ गया, 2 दफ़ा 2, जस्ट हम देखने के लिए कि ये रिपीटिंग वैल्यूज़ को काउंट कर रहा है या नहीं, ठीक है। या इसमें ठहर चलें, इसको कर लेते हैं 5 और ये भी क्या हो जाएगा 5। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे एक फंक्शन को कॉल करना है और उसको 3 चीज़ें देनी है। एक की वैल्यू जो यूज़र सर्च कर रहा है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी उसका नाम हो जाएगा की, ठीक है। तो सी आउट करते हैं, कहते हैं जी एंटर दी की यू वांट टू सर्च। आप जो सर्च करना चाहते हैं वो बताएं। तो यूज़र जो भी वैल्यू एंटर करेगा उसको से इन कर लें इस की के अंदर, तो हमारे पास ये की आ जाएगी। फिर साइज़ हमारे पास पहले है, अरे मौजूद है, तो हम यहाँ पे एक फंक्शन कॉल करते हैं। हम कहते हैं सी आउट फॉर एग्जांपल फाइंड, और उसके बाद हम उसको कहते हैं जी आप ये अरे ले लें हमसे। फिर हम उसको साइज़ दे देते हैं, साइज़ का 5 है। फिर हम कहते हैं ये की जो आपने सर्च करनी है ये सेव करें। अब एग्जैक्टली इसी की मैचिंग एक फंक्शन डेफिनेशन होनी चाहिए। हम कहते हैं इंटीजर टाइप का एक फंक्शन है फाइंड, इंटीजर टाइप की एक अरे लेता है हमसे। फिर हमारे पास इंटीजर टाइप का साइज़ एक वेरिएबल है वो रिसीव करता है, जो साइज़ हम उसको पास करेंगे, और साथ ही इंटीजर टाइप की यानी कि के वैल्यू फाइंड करता है। अब करता क्या, हर दफ़ा ये लूप चलाता है, कहता नहीं फॉर इंटीजर आई इज़ इक्वल टू 0 आई लेस देन साइज़, जो साइज़ वहाँ से पास किया गया है आई प्लस प्लस, और हर दफ़ा ये लूप चलती जाएगी। इस लूप ने करना क्या है, इस लूप ने ये चेक करना है इफ़ जो अरे पास की गई है उसके ith इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो डबल इक्वल टू आ जाए किसके, इस की के, ठीक है। ये जो के पास किया गया है हमारे पास वैल्यू, फॉर एग्जांपल वो 2 सर्च कर रहा है, 3 सर्च कर रहा है, उसके बराबर आ जाए तो फिर ये क्या करे, फिर ये एक काउंटर वेरिएबल को इंक्रीमेंट कर दे। तो हम उसको ग्लोबल बना लेते हैं, ठीक है, ताकि वो किसी फंक्शन की लोकल प्रॉपर्टी ना हो और फंक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद ख़त्म ना हो जाए। तो हम कहते हैं जी इंटीजर काउंट, और इसको 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं कि स्टार्टिंग पे कोई काउंट नहीं है। अगर ऐसा हो जाए तो वो क्या करेगा, काउंट को प्लस प्लस कर देगा। जैसे ही ये लूप की बॉडी से बाहर निकले तो फिर साथ ये भी मेंशन है अगर उसको वैल्यू नहीं मिलती, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं इफ़ काउंट इज़ डबल इक्वल टू 0, जो वैल्यू वो ढूंढ रहा है तो वो क्या हो जाए, वो 0 के बराबर आई, उसको वो वैल्यू नहीं मिली इसमें, तो फिर वो क्या करेगा, रिटर्न करेगा -1, एल्स रिटर्न करेगा क्या, जो काउंट अभी उसने कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो सिंपली हम इस सी आउट स्टेटमेंट में जो है वो वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं। इसको रन करते हैं एक दफ़ा, फाइंड एलिमेंट, ठीक है। अच्छा जी, क्या सर्च करना चाह रहे हैं हम, फॉर एग्जांपल 5 सर्च कर रहे हैं, तो कहता है जी वो 2 दफ़ा आई है आपके पास वैल्यू। चलें ऐसे करते हैं, दी वैल्यू, इसको डबल कोटेशन में लिखते हैं, दी वैल्यू यू आर ट्राइंग टू फाइंड इज टू फाइंड हैव अकरेंस कि वो कितनी दफ़ा आई है, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, तो फॉर एग्जांपल इस दफ़ा हम 1 को कहते हैं जी 1 को सर्च करें, तो कहते हैं जी आप जो वैल्यू ढूंढ रहे हैं वो 2 दफ़ा आया है। तो उसके बाद अगला प्रोग्राम देखते हैं जी क्या है, स्टेटमेंट क्या है। राइट अ फंक्शन नेम्ड सम दैट कैलकुलेट्स द सम ऑफ द वेरिएबल नंबर ऑफ इंटीजर्स number passed as argument, providing the complete definition of the function, correctly execute the following function call। तो फंक्शन है जी, उसको 2 वेरिएबल पास करें तो उनका सम करता है, 3 वेरिएबल पास करें उसका सम करता है, 4 वेरिएबल पास करें उनका सम कैलकुलेट करता है। सिंपल सा सिनेरियो है, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। अगर आपको कंसेप्ट याद है जो हमारे पास फंक्शन ओवरलोडिंग का है, ठीक है, तो फंक्शन सेम है, सेम नाम के साथ है, लेकिन सिग्नेचर डिफरेंट है।
तो कहते नहीं हमारे पास ये मेन फंक्शन है, इस मेन फंक्शन के अंदर हम इसको कोई वैल्यू पास करते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं सी आउट, तो आप फंक्शन को कॉल करें sum सम, तो इसको दो इंटीजर पास करें। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी 1,2, इसको करता हूँ एंड l, उसकी को कॉपी कर लेता हूँ, 3 फंक्शन कॉल हो जाएंगी। ठीक है जी, फर्स्ट में वो 2 पैरामीटर ले रहा है, फिर वो 3 पैरामीटर ले रहा है, फिर वो 4 पैरामीटर ले रहा है, 3,2। ठीक है, अब देखें इसके अकॉर्डिंग फंक्शन की डेफिनेशन होना ज़रूरी है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक फंक्शन लिखते हैं इंटीजर सम। इंटीजर टाइप की 2 वैल्यूज़ ले a कॉमा इंटीजर b, तो जो वैल्यू आपने उसको पास किया सिंपल ये क्या करे, रिटर्न करे a प्लस b। सिंपल इज़ दैट, कोई रोला नहीं। तो जब भी आप उसको 2 वैल्यूज़ पास करते हैं उनका सम करता है और आपको रिटर्न कर देता है। ऐसे ही इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि फंक्शन का नाम सेम रहेगा, जैसे सिग्नेचर में फ़र्क आएगा, यानी कि नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स, टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स, सीक्वेंस ऑफ द पैरामीटर ये चेंज हो सकते हैं। तो हम कहते हैं जी ये हमारे पास, जस्ट अ सेकंड, ये नीचे मूव कर दें जी, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ, एक दफ़ा वो पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास ये 2 पैरामीटर ले रहा है, तो इसको जस्ट नंबर ऑफ़ पैरामीटर से डिफर कर दें। हम कहते हैं कॉमा इंटीजर सी, और इस दफ़ा ये क्या करे, इस दफ़ा ये रिटर्न करे a प्लस बी प्लस सी। और अगर आप उसको 4 वेरिएबल्स दें, फॉर एग्जांपल कहें जी इंटीजर सी कॉमा इंटीजर डी, तो ये क्या करे, हमेशा वो 4 वैल्यूज़ ऐड कर दे, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। सिंपल। अब इसको रन करते हैं, तो कहते हैं ये पहली जो ये लाइन है इसकी आउटपुट आनी चाहिए 3, दूसरे की जो है वो 6 और तीसरे की 8। तो इसको रन करते हैं एक दफ़ा। फंक्शन ओवरलोड, ठीक है, ठीक है, 3, 6 एंड 8। तो ये क्या कर रहा है, जब ये फंक्शन कॉल किया गया सम जिसमें 2 पैरामीटर हैं, तो इस फंक्शन को यूज़ किया गया, यानी ये डेफिनेशन एग्जिस्ट करती है, जो इंटीजर टाइप के 2 पैरामीटर रिसीव करता है उसके साथ ऑपरेशन परफॉर्म करता है। जब ये लाइन आई तो उसने ऐसा फंक्शन ढूंढा जिसका नाम सम हो और वो 3 पैरामीटर इंटीजर टाइप के लेता हो। जब ये फंक्शन कॉल किया गया तो उसने कहा सम के नाम से एक फंक्शन हो जो 4 पैरामीटर इंटीजर टाइप के लेता। तो ये था जी फंक्शन ओवरलोडिंग। ये सिंपल सा आपका जो है वो पेपर था एक। इसमें एक जो प्रोग्राम 5 है वो रह गया, उसमें मैंने बात की कि जी इसमें थोड़ी सी कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है समझने के लिहाज से, तो समझ आसानी से आ जाए या जितना सिंप्लीफाइड मैनर में मैं समझा सकूं मैं आपको आसानी से समझा दूं, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई है। अगर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अगर आप इत्तफाक करते हैं इससे कि ये ठीक है और ठीक तरीक़ेकार से समझाया गया, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे बंदों के साथ इसको शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। जज़ाकल्लाह फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।